हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीटली मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान से इन सभी सैंपल पेपर के आंसर्स को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम आए वो भी इसके साथ काफी अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी और एमसीक्यूज की भी हमने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। वो सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर ऊपर यहाँ पर भी उसका एक लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग वहां से भी उन्हें ओपन कर कर देख सकते हैं। तो आज हमारे पास सीबीएसई क्लास 12th का केमिस्ट्री का सैंपल पेपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेपर का स्टाइल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको टोटल मिलेंगे 35 क्वेश्चंस। ठीक है। और जिसमें से सेक्शन ए में होंगे सबसे पहले 18 एमसीक्यूज, जिसमें असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स भी बीच में ही होंगी। और सेक्शन बी में होंगे 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द 2 मार्क्स। फिर सेक्शन सी में होंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द 3 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन डी में होंगी 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो 2 केस स्टडीज आने वाली हैं, जैसे कि पिछले सालों में आती थी, इस साल भी आपको 2 केस स्टडीज मिलने वाली हैं। एंड सेक्शन ई में होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स की होंगे। ठीक है। अब जो ये पार्ट होगा इसमें हम सोल्व करेंगे सेक्शन ए को, यानी कि एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों के 18 मार्क्स डायरेक्टली एमसीक्यूज के ही बन जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करनी है हमें 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती हो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल है तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल यानी कि 6 मेंबर की रिंग। अब देखिए एक नंबर पर ही OH लगा होगा और उसी के साथ ही मिथाइल लगा होगा। सो दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है। तो ये वाला जो सी एटम है दिस इज दी नंबर 1 कार्बन। ओके। अब इसकी हमें करनी है डिहाइड्रेशन। तो हम डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में हम H पॉजिटिव एंड इसको कर देते हैं हीट एट दी 443 केल्विन। ठीक है। अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जिस कार्बन के पास OH है वो तो रिमूव होगा ही, और दूसरा जो उसके साथ वाला है सी एटम उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर आएगा। ठीक है। तो जैसे कि ये वाला है सी एटम, तो इसमें से हमारा यहां से हाइड्रोजन आ सकता है, या फिर ये जो इसके साथ वाले ये भी दोनों सी एटम है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दोनों तो इक्विवेलेंट पोजीशन है, इनमें से हम एक यूज कर लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब आप लोगों ने इस स्टेप को यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी। मान लीजिए सबसे पहले यहां से OH गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव कर लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा CH2, और CH2 के साथ फिर वो डबल बॉन्ड अपना फॉर्म कर लेगा। ठीक है। 1 सेकेंड। तो CH2 बचेगा यहां पर, उसका हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर वो बना लेगा डबल बॉन्ड। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि हम इस CH3 को ऐसे ही रखें। ठीक है। इसको हम ऐसे ही है यहां पर रखते, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। इतना क्लियर है अभी? तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी सेट्स-ज़ेफ रूल, आप लोगों ने सेट्स-ज़ेफ रूल सीखा होगा। देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, वैसे तो MCQ है, 1 मिनट में आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, इजी है। तो सेट्स-ज़ेफ रूल हमें क्या बताता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ठीक है। तो मोर अल्काइलेटेड जो अल्कीन्स बनेंगे दीज आर मोर स्टेबल। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जिस डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों, अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड को यहां पर चेक करता हूं तो मान लीजिए अगर हम इसको यहां पर देखते हैं तो इसके आसपास एक अल्काइल ग्रुप ये है 1, दूसरा ये हो गया 2, और तीसरा इस साइड हो गया 3। टोटल है यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसको चेक करूं, इस डबल बॉन्ड को, इसके आसपास ओनली 2 हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये हमारा मोर स्टेबल होगा। सो देयरफॉर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। ड्यू टू दी सेट्स-ज़ेफ रूल, क्योंकि ये मोर अल्काइलेटेड है। अब हमें इसका यहां पर बनाना है IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, सिंपल है, आप लोग इजीली बना सकते हैं।
क्योंकि रिंग के अंदर आ चुका है डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या बनेगा 1 2। ठीक है, तो 1 पोजीशन पर है मिथाइल और बाकी क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन, तो ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए हम लोग ईन वर्ड यूज कर लेंगे, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है अभी? तो इसके साथ आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक तरह से रिवाइज हो गई अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर की प्रॉब्लम है। तो आगे चलते हैं, सेकंड एमसीक्यू करते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले बनते हैं कार्बोकटायंस। ठीक है, तो कार्बोकटायन कैसे बनता है कि हेलोजन आयन रिमूव कर कर आपने बना देना है कार्बोकटायन। जिसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम सभी के ही कार्बोकटायंस बना देते हैं। तो इसका कार्बोकटायन क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस बन सकती है क्योंकि यहां पर साथ में पड़ा है डबल बॉन्ड। अब अगला है कि बेंजीन रिंग यानी कि C6H5 मतलब हो गई बेंजीन रिंग दिस वन, एंड साथ में है CH2, तो CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द बेंजाइल कार्बोकटायन। ये भी रेजोनेंस बना सकता है, ये भी स्टेबल है। अब अगले केस में दो बेंजीन रिंग्स आ चुकी हैं CH के साथ, तो ये क्या बनेगा CH के साथ जुड़ी हैं दो बेंजीन रिंग्स। ठीक है, एक इस तरफ लगा देते हैं और दूसरी इस तरफ लगा देते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा क्योंकि दो बेंजीन लगी हैं। और जो आखिरी है उसमें एक साइड पर बेंजीन है और दूसरी साइड पर जुड़ा है CH3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, एक साइड पर बेंजीन है और दूसरी साइड पर जुड़ा है CH3। अब आप लोगों ने इसको चेक करना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की एक तो होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, और दूसरी बनती है रेजोनेंस इफेक्ट के साथ। अब जब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अगर बेंजीन जुड़ी हुई है तो उसमें रेजोनेंस आ जाती है। इसमें एक बेंजीन है, इसमें दो बेंजीन जुड़ी हैं, तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी। सो देयरफॉर यही हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो आपका C आंसर आ जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसके लिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। देयरफॉर इट इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहां से बन जाएगा C। इतना क्लियर है अभी? सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के वाई पोटाशियम पर मेगानेट 3KMnO4 इज कलर्ड। इसका जो पर्पल कलर होता है हमें ये बताना है वो क्यों बनता है। अब देखिए जो हम लोगों ने सिंपली रीड करते हैं कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके कारण के इसका कलर बन जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज KMnO4 के केस में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज दी +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या रहती है, आर्गन के साथ आएगा। 3D में भी 0 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 4s में भी, क्योंकि हमने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिमूव कर कर यानी कि +7 उसको बना लिया है। सो देयरफॉर इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो तो देयरफॉर वहां पर डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही होती हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कुछ अलग फिनोमिना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन Mn के साथ जुड़े होते हैं वो अपना चार्ज Mn की तरफ रिलीज कर देते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम दी लिगेंड टू मेटल। तो यहां पर ऑक्सीजन बन जाएगा लिगेंड और Mn बन जाएगा हमारा एटल, तो इसकी तरफ हो जाता है चार्ज ट्रांसफर। तो इसके कारण ही Mn का जो बनता है पर्पल कलर बनता है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, इट्स इंटेंस पर्पल कलर ड्यू टू L2M चार्ज ट्रांसफर, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो इसके कारण इसमें बनता है पर्पल कलर। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज वेरी वेरी सिंपल, विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर लाइफ। इनमें से किसकी लाइफ ज्यादा होगी, लॉन्गर हाफ लाइफ होगी ज्यादा, ऑक्सीजन 15 वाला या फिर ऑक्सीजन 19 वाला। हमें बताए गए हैं इनके लिए रेट कांस्टेंट, तो एक का ये वैल्यू है और दूसरे का ये वैल्यू है। तो एक है 15 वाला ऑक्सीजन
इसका रेट कांस्टेंट है दैट इज दी 5.63 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर सेकेंड में है दोनों वैल्यूज। और जो दूसरा है इसके लिए रेट कांस्टेंट है दैट इज दी 2.38 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब देखिए स्मॉल वैल्यू ये वाली बनेगी क्योंकि पावर यहां पर ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो इसकी k की वैल्यू स्मॉल है। अब देखिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या फॉलो होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। अब देखिए k की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ठीक है, तो हाफ लाइफ उतनी ही लॉन्ग हो जाएगी। सो देयरफॉर हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी k वैल्यू। इसका मतलब अगर हाफ लाइफ अगर इसका k की वैल्यू स्मॉल है तो इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग बन जाएगी। सो ऑक्सीजन जो 15 वाला आइसोटोप है उसके लिए हाफ लाइफ लॉन्गर रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपको सिंपली इसका आंसर सिलेक्ट करना था। तो आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज दिस वन। तो एसिटिक एसिड की हमें बताई गई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। इतना क्लियर है अभी? यूनिट्स अभी ये वाली हैं, आप लोग इसको यहां से यूज कर लेना। हमें सोल्व करने हैं पोटाशियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो पोटाशियम एसीटेट है। अब देखिए पोटाशियम एसीटेट में क्या होगा, एक तो एसीटेट आयन है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एसिटिक एसिड, इसमें से एसीटेट आयन आ जाएगा, ठीक है, यहां से आगे एसीटेट आयन। और पोटाशियम के लिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, हमें क्या दिया गया है दैट इज दी पोटाशियम क्लोराइड, तो हम KCl ऐड कर देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और एक Cl एक्स्ट्रा है, इन दोनों को हटाने के लिए हम यहां से HCl को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली कोहल-रोत्स लॉ को अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इक्वेशन बना दी है। अब देखिए एसिटिक एसिड की कितनी वैल्यू है दैट इज दी 390। अब पोटाशियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन यहां से आएगी रीडिंग, तो यहां पर 175 और 125 के बीच की वैल्यू आएगी 150, ठीक है। और HCl की वैल्यू तो यही है सिंपली दैट इज दी 425। तो इसको आप लोगों ने अब सोल्व कर देना है, इनको ऐड कर सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 150, ठीक है। तो 115 यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको कोहल-रोत्स लॉ की एप्लीकेशन पर भी MCQ यहां पर आ सकता है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपके 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स भी साथ में क्लियर हो रहे हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द कोहल-रोत्स लॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन A+2B टू फॉर्मिंग AB2 द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A इज 2। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे तो K, अब A के अकॉर्डिंग ऑर्डर कितना है 2 है और B के अकॉर्डिंग है 0, तो B का तो बीच में कोई काम ही नहीं है। सो व्हाट विल बी चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड B इज हाफ। अगर हमने B की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है, A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब B को तो आप लोग कुछ भी चेंज करें, B के विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्डर ही हमारा 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो न्यू रेट क्या बनेगा, रेट जो बाद में बनेगा चेंज करने के बाद रेट डैश। सो हमने A के अमाउंट को कर दिया है डबल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा रेट क्या बन चुका है 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी होगा ऑर्डर उतनी उसकी पावर हमने सोल्व कर दी। सो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अगर B का भी होता तो हम साथ में यहाँ पर B को भी यूज कर लेते, जितना भी उसका ऑर्डर हमें बताया जाता तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग सोल्विंग कर सोल्व कर सकते थे कि क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 केमिकल किनेटिक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज आर द अमाइंस, ठीक है। हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको अटेन करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं दैट इज दी थर्ड डिग्री अमाइंस, ठीक है। तो थर्ड डिग्री अमाइंस के केस में क्या होता है कि इनके पास कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर होता नहीं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो रहता है। फिर आते हैं सेकेंडरी अमाइन, इनके पास एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, तो उतना हाई उनका यहाँ पर बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
तो प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा, सेकेंडरी का उससे कम रहेगा और थर्ड डिग्री का सबसे कम रहेगा। अब इनमें से अगर हम इसको देखें, दिस इज दी एन एन डाइमिथाइल ईथेन अमाइन, ठीक है। तो एन एन यानी कि एन के ऊपर दो जुड़े हैं मिथाइल, ठीक है, एन एन डाइमिथाइल, और बाकी जुड़ा है ईथेन अमाइन, मतलब कि दो कार्बन की चेन इस तरफ है। सो दिस इज दी थर्ड डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये आ गया बी वाला। उसके बाद ये जो है एन इथाइल ईथेन अमाइन, दिस इज दी सेकेंडरी वन। तो ये है ब्यूटेन अमाइन, सिंपल ब्यूटेन अमाइन, दिस इज दी प्राइमरी वन। तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो ऐसे आप इन लोगों की स्ट्रक्चर्स बना लेना, इसकी और इसकी स्ट्रक्चर अब आप लोगों ने खुद बनानी है। सिंपल है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने याद क्या रखना है कि प्राइमरी अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहते हैं ड्यू टू दी मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है CFSC। व्हाट इज दी CFSC? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जब स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनके बीच जो एनर्जी का गैप रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और दूसरी हमें इस बार यहां पर जरूरत पड़ने वाली है अबाउट दी टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो T2G वाला होते हैं ऑर्बिटल्स, ये ऊपर चले जाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और नीचे रहते हैं दो ऑर्बिटल, ठीक है। सो दिस इज फॉर दी दिस इज फॉर दी टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर T2 और यहाँ पर E ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब इसने हमें क्या बताया है कि COCl6 यानी कि यहाँ पर जुड़े हैं 6 Cl एटम्स, उसके लिए CFSC की वैल्यू ये है। तो अगर 6 जुड़े हैं यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है 1800 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और CFSC फॉर द COCl4, Cl4 है यानी कि 4 हैं जुड़े, यानी कि इसमें कौन सी फील्ड होगी? टेट्राहेड्रल फील्ड, वो हमें सोल्व करनी है। देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है? अभी ये रिलेशन याद कर लेना अच्छे से, इसके ऊपर MCQ बना दिया, बहुत ही अच्छा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 1800, इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से बच जाएगा 2000, मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस बिकम्स दी 8000, ठीक है। तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट। क्लियर है अभी? तो इसके साथ आपका ये टॉपिक भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। What would be the major product of the following reaction? अब ये रिएक्शन है जब हम ईथर्स को ब्रेक करते हैं। ये एक ईथर बना हुआ है, ठीक है। अब ये ईथर बनाया गया है, मैं C6H5 को यहाँ पर बेंजीन बना देता हूँ। तो ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ जुड़ा है CH2, इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, उसके साथ फिर से जुड़ी है एक बेंजीन रिंग। अब देखिए अगर आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग की है तो आपको याद होगा, बाकी मैं आपको याद एक बार फिर से करवा देता हूँ कि जो ऑक्सीजन और बेंजीन का बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। तो ये जो टर्म है ये ऐसे ही रहेगी, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल रहता है, ठीक है। और इसका मतलब अगर हम इसमें HBr ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन तो यहां से ब्रेक नहीं होने वाला। अगर हम इस आयन को अलग बना लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके साथ Br तो जुड़ेगा नहीं, कि इसके साथ क्या अटैच होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ फिर हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक टाइप से फिनॉक्साइड आयन, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसका बन जाएगा फिनोल। तो रह गया ये, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपको दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इसमें यही बात याद रखनी थी कि यहाँ पर ऑलवेज फिनॉक्साइड आयन से फिनोल बनता है, ये आप लोगों ने याद रखनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहां से चेक कर लेते हैं, एक बन गई फिनोल, एक बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड, सो डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है भाई। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ये है फ्रॉम द ईथर्स, ठीक है, ईथर्स वाले पार्ट में से है ये रिएक्शन। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस? अमाइंस के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से मोर बेसिक होते हैं, दिस इज द राइट वन। क्योंकि अमोनिया के साथ जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर कर अमोनिया का, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं जिससे आर का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण के बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है,
क्लियर है। pKb वैल्यूज ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन द बेंजाइल अमाइन। देखिए इथाइल अमाइन यानी कि दिस वन, सो दिस इज द इथाइल अमाइन एंड दिस इज द बेंजाइल अमाइन, ठीक है। नाउ बेंजाइल अमाइन इज वीकर बेस देन द इथाइल अमाइन, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की pKb वैल्यू लो होती है, ठीक है। सो लो pKb वैल्यू, pKb वैल्यूज ऑपोजिट चलती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लो pKb वैल्यू, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ये भी हमारा जो सेकंड पॉइंट इज आल्सो राइट। थर्ड इज द मिथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड HNO2 रिलीजेस NO2 गैस। NO2 गैस रिलीज करता है, दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले बनते हैं डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है, तो वो बाद में ब्रेक होकर अल्कोहल विद N2 गैस फॉर्म कर लेते हैं। कुछ ऐसी यहाँ पर रिएक्शन होती है। सो दिस इज द मिथाइल अमाइन, दिस इज द HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, इसको बनाने के लिए NaNO2 HCl ऐड किया जाता है, जैसे डाइजोनियम साल्ट में सेम हम यही यूज करते हैं। तो ये बन गया एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। बट एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होते, फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर यहाँ से N2 गैस बना लेता है, ठीक है, और इसके साथ OH जोड़कर इसको अल्कोहल बना देता है और HCl बाहर निकलता है, यहाँ पर N2 गैस बनती है। बाकी डी वाला भी सही है कि यहाँ पर हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्ट कर कर सेकेंडरी अमाइन बनाते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है। इसके लिए आप लोग हमारी अमाइंस वाली वीडियोस को सुन सकते हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, तुम्हारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा था कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हो गई सी वाली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड में भी होती है और कीटोन में भी होती है? तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स का पार्ट है। तो ये दोनों तो बहुत ही फेमस हैं, फेलिंग्स टेस्ट एंड द टोलेंस टेस्ट, दीज आर ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन करनी हो तो एल्डिहाइड्स ये दोनों रिएक्शंस को शो करते हैं, कीटोन्स इन दोनों रिएक्शंस को बिल्कुल नहीं शो करते, ठीक है। अब आती है ये वाली रिएक्शन, दैट इज दी कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन भी ओनली एल्डिहाइड्स में होती है, तो ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स की ही रिएक्शन है। तो कौन बचा है? दैट इज दी 2,4-DNP टेस्ट। दिस इज अवर आंसर, क्योंकि 2,4-DNP जो रिएक्शन होती है, दिस इज गिवन बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि जिनके पास CO ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, उनमें ये रिएक्शन शो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग 2,4-DNP को एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो बाद में अपना वहां पर एक डेरिवेटिव बना लेता है। सो दिस रिएक्शन इज फ्रॉम द अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली जो रिएक्शन होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-DNP। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों रिमूव होकर इस C के साथ, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला होता है पार्ट, इसके साथ यहाँ से बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बाद में अटैच हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इन सभी की डिटेल रिएक्शंस आप लोगों को हमारी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो आपको हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स की फुल रिविजन्स मिल जाएंगी और MCQs की वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप लोग वहां से अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोस। तो आर्हेनियस इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हमें बताना है कि इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है। अब देखिए बेसिक आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर हम यूज कर लें यहाँ पर टेक लॉग ऑन दी बोथ साइड, सो वी गेट दी, सो ln K, तो यहाँ पर बन जाएगा ln A। तो जो रेज टू पावर होती है वो टर्म आगे आ जाती है EA अपॉन RT, और E का अगर हमने यहाँ पर लॉग किया है बेस E वाला, तो उसका आंसर होता है 1, तो वो हमने टर्म ही नहीं यूज की। अब इसको रीअरेंज करते हैं, सो दिस बिकम्स दी, इस टर्म को आगे लिख लेते हैं माइनस EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, और 1/T को अलग सोल्व करने, तो ln A। अब देखिए यहाँ से क्या है, दीज टू बिकम्स दी y and x, this is the y, this is the x, then this one becomes the slope, ठीक है, and this one is the intercept or C। ये इक्वेशन होती है नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की, y is equals to mx plus c। तो उससे अगर आप लोग इसको करते हैं कंपेयर, तो हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस EA अपॉन R, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, log A, यानी कि log बेस E को हम ln शो करते हैं। ln का मतलब क्या है,
log base e, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी वाला। तो ऐसे आप लोगों को सिंपली इक्वेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं पेपर में, तो ग्राफ्स को अच्छे से रीड करना है आपको, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज द डबल साल्ट। तो डबल साल्ट सारा ही ब्रेक हो जाता है। अब इसमें से कौन कौन से आयंस बन सकते हैं? सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव बनेगा, फिर SO4 बनेगा 2 नेगेटिव, फिर दो अमाइन जो अमोनिया आयन बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर अमोनियम आयन बनेंगे, फिर SO4 बनेगा एक। तो यही बनेंगे, H2O के आयंस नहीं बनेंगे। तो 1 2 4 एंड 5, सो 5 आयंस बन गए हमारे। तो ऐसे आप लोगों ने सिंपल सा ये था, इसके आयंस बनाने थे और यहाँ पर कुछ नहीं करना था। बस ध्यान रखना है दिस इज द डबल साल्ट, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता फिर उसमें अलग बात होती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पूरा एक रखना होता है और बाहर वाले आयंस बनाने होते हैं सिर्फ, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ द टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बनाते हैं बाय द क्रोमाइल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन है? इतना इजी एमसीक्यू है, सिर्फ आपको रिएक्शन का नाम पूछा गया, रिएक्शन भी नहीं बतानी, सिर्फ नाम बताना है। क्रोमाइल क्लोराइड की ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन है सिर्फ, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन बन जाएगी ये। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग टोलुइन में ऐड करते हैं, दैट इज द क्रोमाइल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो CH3 की ऑक्सीडेशन होकर CHO बन जाता है। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते तो ये आगे फिर यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाता, बट ये कुछ वीक होता है तो इसके साथ सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं। 15th से अब शुरू हो जाएंगे असर्शन रीजन प्रॉब्लम। 15 16 से जो 4 MCQs हैं ये सभी यहाँ पर असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एज असर्शन एंड रीजन। हमें चेक करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है और एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। असर्शन है कि एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। ईथर्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं देन अल्कोहल्स, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में बनते हैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, पर ईथर्स में ऐसे कोई बॉन्ड्स नहीं होते। मतलब अगर होती हैं इंट्रैक्शंस तो वीक होती हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ना होने के कारण इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब इसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ये भी सही है, ईथर्स में भी पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना होने के कारण वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, सो बी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपल इतना सा काम करना है। देखो भी असर्शन रीजन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको सोचना है, ठीक है। 2 मिनट सोच लें, सोच समझकर इसका आंसर चूज कर लें, देन इट इज वेरी वेरी सिंपल वन। आगे है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये है फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। एक है अल्फा हेलिक्स एंड है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटीन्स की यहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। एक होती है यहाँ पर अल्फा हेलिकल, ठीक है। तो अल्फा हेलिकल शेप में आपको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ, और बीटा प्लेटेड शीट्स में मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिकल शेप्स ये है यहाँ पर। सो दिस इज द अल्फा हेलिकल शेप ऑफ द प्रोटीन, और दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट्स। कुछ ऐसे बनी होती हैं, जैसे ऐसे कुछ शीट्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे सभी चेन्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होंगी और ये ऐसे जुड़ जुड़ कर एक पूरी शीट बना लेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। ये भी सही है, ओके है। मैंने आपको दिखा दी पूरी अरेंजमेंट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये रहे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए ये बने हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ही यहाँ पर बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आपस में कुछ एक्सप्लेनेशन वाला तो यहाँ पर है ही नहीं काम, ठीक है ना। तो बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फिर से आंसर हमारा बी आ जाएगा। ये दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही है नहीं, वो तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये हमारा बी बन जाएगा। क्लियर है अभी?
तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपने कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। 17th is assertion magnetic moment values of the actinoids are lesser than the theoretical predicted values। देखिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। दिस इज द राइट वन, ठीक है। देखिए एक्टिनोइड्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होती हैं वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे लो आती हैं, ठीक है। एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बट हम नहीं तो बट हमने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट लो होती है, बट एक तरफ है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, दोनों सही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट लो होने का रीजन कुछ और होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो आंसर तो हमारा बी आ गया। बट मैं ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज एक्सपेक्टेड से लो क्यों होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, ठीक है, जो 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इफेक्टिवली शील्डिंग नहीं होती, जिसके कारण के न्यूक्लियर की फोर्स के कारण वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के साथ क्या होता है कि तो जो यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट्स होती हैं वो सब वहां पर रिजल्टेंट इतना अच्छा नहीं बना पाती, मतलब एक दूसरे के साथ ही वो सोल आउट हो जाती हैं। सो जिसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। तो वहां पर क्या हो जाती है, क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो इसके कारण ही वो जो है वो वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज को लो रहती हैं जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे, ठीक है। तो ये आपने सिंपली याद रख लेना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से वही है। थर्ड डिग्री माइंस आर मोर बेसिक देन द कोरेस्पोंडिंग सेकेंडरी एंड द प्राइमरी माइन इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है तो सही है, अगर ना होता एक्वस सॉल्यूशन होता फिर सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो गैसियस स्टेट के लिए थर्ड डिग्री माइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद प्राइमरी, बिकॉज इट हैज द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, देयरफॉर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सभी अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिलीज करते हैं, तो ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर पाता है एन। क्लियर है अभी? थर्ड डिग्री अमाइंस हैव द 3 अल्काइल ग्रुप्स व्हिच कॉज प्लस सा इफेक्ट। तो यही तो आंसर है इसका, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही मैंने आपको बताया। इसका मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो एटलीस्ट इसका तो आंसर सही बना। सो ए इज द राइट आंसर कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है अभी। तो ये था आपका सेक्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब देखिए जो सैंपल पेपर होता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप लोग डीपली स्टडी करें, आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स की जानकारी हो। इन 18 एमसीक्यूज में हमने तकरीबन सभी ही डिफरेंट टॉपिक्स में थे तो 18 अलग अलग आपके टॉपिक रिवाइज हो गए हैं। बाकी के पार्ट्स भी आपको जल्दी ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और उनकी भी अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।